हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बायोवाला। और आज से मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़, जिसके अंदर सबसे पहले हम जेनेटिक्स को कवर करेंगे। जेनेटिक्स से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं उसमें आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 5 के क्वेश्चंस को करते हैं। चैप्टर 5 है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। साथ में ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग से टेस्ट सीरीज़ देख सकते हो। कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं और लगातार टेस्ट सीरीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की देखने को मिलेगी। तो चलिए हम देरी ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इनहेरिटेंस टॉपिक से है। तो आपको यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी वो टॉपिक वाइज देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है मेंडल वाज बॉर्न इन। मेंडल का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, कौन सी सेंचुरी के अंदर हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेंडल का जन्म, तो आप एक बार अपना नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए और उसमें अपने क्वेश्चंस का ऑप्शंस टिक करते रहिए, ताकि आपको लास्ट में पता चले कि आपका कितना आंसर सही है। तो यहाँ से देखेंगे हम, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस थी, आपने कितना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ, कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे आपको दोनों लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको यहाँ पे इजी लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे, हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे और मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंडल का जन्म कब हुआ था। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 17वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी, 8th सेंचुरी। तो 8th सेंचुरी तो इम्पॉसिबल है यहाँ से। अगर मैं बताऊँ तो आपको मेंडल का जन्म जो हुआ था, मेंडल का जन्म 1822 में हुआ। तो मेंडल का जन्म 1822 में हुआ और मेंडल की डेथ कब हुई थी, 1884 में मेंडल की डेथ हुई थी। तो यहाँ से, और 1822 कौन सी सेंचुरी के अंदर आता है, 1822 आपका 19वीं सेंचुरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंडल वाज द नेटिव ऑफ। मेंडल कौन से नेटिव का, मेंडल कौन से देश का था। तो यहाँ से बताइए फ्रांस से या फिर स्वीडन या इंडिया या ऑस्ट्रिया। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो डी सही है। मेंडल का जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, मेंडल प्रपोज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ हेरिडिटी यूनिट। तो मेंडल ने जो अपना जो नियम बनाए थे, अपने इनहेरिटेंस नियम बनाए थे, उन्होंने जो हेरिडिटी यूनिट में कौन सी टर्म को यूज किया। तो क्या टर्म यूज किया था, तो मेंडल ने यहाँ से जो टर्म यूज किया, फैक्टर यूज किया या फिर जीनोम यूज किया, जेनेटिक पार्टिकल यूज किया या फिर नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ से जो मेंडल ने जो अपना टर्म यूज किया था वो किया था मेंडल ने फैक्टर। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही है। मेंडल को उस टाइम पे कुछ नहीं पता कि भाई जेनेटिक पार्टिकल है, या फिर उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि भाई ये जीन है, या फिर उसने किसी डीएनए का नाम नहीं दिया। तो उसने उस टाइम पे बस एक ये बोला कि भाई कोई फैक्टर है, कोई करेक्टर है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाता है और वहाँ पे अपने करेक्टर को शो करवाता है। तो उसने, मेंडल ने केवल इतना ही बताया था उस टाइम पे। तो यहाँ से क्वेश्चन 3 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में हम देखते हैं इन जेनेटिक्स द यूज ऑफ चेकर बोर्ड वाज डन बाई। तो चेकर बोर्ड, जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट सारे किए, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट जब मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल को कुछ अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। तो उस टाइम पे चेकर बोर्ड जो यूज किया गया वो किसने किया, चेकर बोर्ड जो यूज किया वो पुन्नेट, रिग्नाल्ड पुन्नेट। ये इंग्लैंड का एक बायोलॉजिस्ट था जिसने अपना एक स्क्वायर बनाया, पुन्नेट स्क्वायर बनाया। उसमें इसने मेंडल को सजेस्ट किया कि आप जो मेंडल का जो डाईहाइब्रिड क्रॉस था या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, उन्होंने अलग अलग करेक्टर को वहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाया। तो इसलिए यहाँ से हम बोलेंगे जो चेकर बोर्ड जो काम किया था वो पुन्नेट ने किया। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन, इन CE 1900। तो 1900 जो है, 1900 सन के अंदर 3 बायोलॉजिस्ट इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड मेंडल प्रिंसिपल। दे आर। 3 बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के प्रिंसिपल वर्क किया। तो जो वो 3 बायोलॉजिस्ट थे जो जिन्होंने मेंडल के प्रिंसिपल वर्क किया वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस को देख सकते हो कौन कौन से हैं, आपको पता भी होगा। तो मेंडल ने अपना वर्क किया था, जो मेंडल ने अपना वर्क अपनी जो बुक पब्लिश की थी वो 1865 के अंदर की, और 1865 के अंदर इसकी बुक वहाँ पे पब्लिश नहीं हो पाई। ये मेंडल पब्लिश नहीं हो पाया।
इसका रीजन थे, इसके कुछ रीजन्स थे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, कुछ इसने मैथमेटिकल उसमें मैथमेटिकल चीज़ों को डाला जिसकी वजह से अन्य बायोलॉजिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम पर। तो इसके बाद में इसके एक्सपेरिमेंट को दोबारा एक्सप्लेन किया था 3 साइंटिस्ट ने। तो वो जो 3 साइंटिस्ट है आपके वो हैं डीवेराइज, कॉरेंस और टेसरमार्क। तो ये 3 इसके स्टूडेंट थे, इन्होंने अपनी अलग से बुक बनाई और सारे मेंडल के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया, जिसके बाद में मेंडल के एक्सपेरिमेंट पब्लिश्ड हुए और मेंडल की सारी बातों को सच माना गया। तो क्वेश्चन 5th का जो आंसर है आपको ए है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर जेनेटिक रिसर्चेज। तो जेनेटिक रिसर्चेज के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज किया जा चुका है, तो हमें देखना है इन ऑप्शंस में से पीसम, पाइसम, सेटिवम जो आपका पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है, इसका यूज किया मेंडल ने किया। ई कोलाई बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा जेनेटिक रिसर्च के अंदर यूज किया गया है। न्यूरोस्पोरा का भी जेनेटिक रिसर्च के अंदर यूज किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इन तीनों चीज़ों का जेनेटिक रिसर्च में, जेनेटिक मतलब कंप्लीट रिसर्च में बोल रहे हैं हम, ये नहीं कि भाई केवल मेंडल ने तो केवल पी प्लांट पे किया, इसके बाद में ई कोलाई बैक्टीरिया का बहुत बार यूज किया गया जेनेटिक रिसर्च के लिए और न्यूरोस्पोरा का भी यूज किया गया जेनेटिक रिसर्च के लिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऑर्गेनिज्म ऑफ प्योर लाइन इज़ दैट विच प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स ऑफ। तो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो यहाँ पे देखना है प्योर लाइन वाला ऑर्गेनिज्म जो कि अपने आप इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से देखिए एक बार आप, डोमिनेंट करेक्टर है या रिसेसिव करेक्टर है या फिर आउन करेक्टर्स हैं या फिर इंटरमीडिएट टाइप है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे डोमिनेंट करेक्टर, तो डोमिनेंट करेक्टर अपने आप को प्रोड्यूस करता है। तो डोमिनेंट करेक्टर बस ऐसा नहीं है कि वो अकेला वो प्योर लाइन के अंदर अपने आप को इंडिविजुअल करेगा, तो वो प्योर लाइन के अंदर तो डोमिनेंट करेक्टर भी होता है, प्योर लाइन के अंदर तो रिसेसिव करेक्टर भी होता है। आपने मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में देखा, वहाँ पे डोमिनेंट करेक्टर भी प्योर लाइन में मिले, वहाँ पे रिसेसिव करेक्टर भी प्योर लाइन में मिले। जो इंटरमीडिएट टाइप वाले हैं वो प्योर लाइन में होंगे ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर मिक्सचर आ जाता दोनों का। तो यहाँ पे आएगा जो आपका आंसर वो ऑप्शन सी आएगा, जो उनका अपना करेक्टर है वो इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा और वो प्योर लाइन बनाएगा आगे चल के। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मेंडल इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। मेंडल ने जो अपना वर्क किया वो किसके ऊपर अपना वर्क किया था जिससे मेंडल फेमस हुआ? पीशम सेटिवम के ऊपर किया, या फिर ड्रोसोफिला के ऊपर किया, या फिर न्यूरोस्पोरा के ऊपर किया, या फिर ओइनोथेरा के ऊपर किया? तो आपको सबको पता है मेंडल ने अपना जो काम किया वो पी गार्डन में अपना काम किया था। तो पीशम जो पी प्लांट का एक बायोलॉजिकल नाम है। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन 8वें का जो आंसर है वो आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। द मेन रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल वाज। तो मेन रीजन क्या था मेंडल का सक्सेस होने का? तो सबसे पहले स्टडी ऑफ ऑल करेक्टर्स एट द सेम टाइम। क्या मेंडल ने सभी करेक्टर पे काम किया था? नहीं, मेंडल ने तो सभी करेक्टर पे काम नहीं किया, केवल पी प्लांट के करेक्टर पे काम किया था। दूसरा, स्टडी ऑफ वन करेक्टर एट वन टाइम। उन्होंने एक टाइम के अंदर ही कुछ करेक्टर को लिया, एक प्लांट के करेक्टर को लिया। तो यहाँ से ये बात सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को एक बार पहले। स्टडी ऑफ ऑल प्लांट एट द सेम टाइम पर सभी प्लांट के करेक्टर को लिया? नहीं। काउंटिंग ऑफ प्लांट, इन्होंने केवल प्लांट की काउंटिंग की? नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन जो है बिल्कुल बी करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन। स्टडी ऑफ वन करेक्टर, उसने प्लांट का एक करेक्टर लिया, उसने केवल एक प्लांट के सारे करेक्टर को लिए थे, एक ही टाइम पर उसने अपना वर्क किया था, तो जिसकी वजह से मेंडल आगे जाके पब्लिश हुआ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। द एलील्स आर। जो एलील्स होते हैं वो क्या होते हैं? एलील्स, अगर हम एलील की बात करें तो एलील क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे ए पेयर ऑफ जीन गवर्निंग ए स्पेसिफिक करेक्टर सच एज टॉलनेस एंड ड्राफ्टनेस। एक पेयर ऑफ जीन है, जीन के अंदर जो पेयर है वो स्पेसिफिक करेक्टर देता है, जैसा कि टॉलनेस बनाता है प्लांट को या फिर ड्राफ्टनेस बनाता है प्लांट को। क्या इसको हम एलील बोलेंगे? बिल्कुल गलत, ये इसका एलील नहीं है। एलील तो हम अलग अलग चीज़ में देख रहे हैं ना, ये तो केवल पी प्लांट के लिए हो गया, बट एलील हमें ब्लड ग्रुप के अंदर भी मिलता है, एलील हमें प्लियोट्रोपी और भी किसी चीज़ के अंदर एलील मिलता है, किसी भी जीन पे एलील होता है। मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ जीन, जीन की मल्टीपल फॉर्म्स है। तो आगे वाले ऑप्शंस को देखते हैं पहले। जीन गवर्निंग आई करेक्टर, जो जीन है वो केवल आई करेक्टर के लिए काम करता है, ये एलील है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ से। जीन प्रेजेंट इन एलोजोम्स, जो एलोजोम्स पे, अब हम बात करेंगे एलोजोम्स कौन से हैं। एलोजोम्स सेक्स क्रोमोजोम को बोलते हैं।
सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है केवल उनको ही एलील बोलेंगे, ये भी बिल्कुल ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही है। मल्टीपल फॉर्म्स, एलील की जो फॉर्म्स होती है एक जीन के अंदर उसे हम तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे अब हम बात करेंगे यहाँ पे टी और टी, ये एक टॉल प्लांट के लिए, तो यहाँ में इसमें जो सिंगल आपको फॉर्म दी हुई है इसे हम एलील बोलेंगे। ये टी और टी दिया हुआ है, इसमें जो सिंगल फॉर्म दी हुई है इसे हम एलील बोलेंगे। जैसे ब्लड ग्रुप के अंदर आपको ए बी सी 3 टाइप के जीन थे, सॉरी ब्लड ग्रुप के अंदर आपके ए बी ओ 3 टाइप का ब्लड ग्रुप है, तो इसके अंदर ए अलग जीन, ए अलग एलील है, बी अलग एलील है और ओ अलग एलील है, तो ये तीनों एलील हैं। तो जीन की मल्टीपल फॉर्म है, जो जीन है वो अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है, उसे हम एलील बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, एन एलील इज सेड टू बी डोमिनेंट। तो इनमें से देखना हमें कौन सा, मतलब एक एलील जो होता है उसे हम डोमिनेंट कब कहते हैं, यदि डोमिनेंट कब बोलेंगे एलील को हम, इट इज़ एक्सप्रेस्ड ओनली हेट्रोजाइगस कम्बिनेशन, केवल वो अपने आप को हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस कम्बिनेशन की बात करेंगे तो हम, जैसे मेंडल की F1 जनरेशन के अंदर जो आए वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इस कंडीशन को जहाँ पे हमें दोनों एलील जो है वो डिफरेंट हमें दिखाई दे रहे हैं उसे हम हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। और होमोजाइगस कॉम्बिनेशन क्या है आपका, कैपिटल टी, ये होमोजाइगस का एग्जाम्पल है, तो ये अपना अलग एग्जाम्पल है और ये अपना अलग एग्जाम्पल है, तो ये होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस में तो सब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो डोमिनेंट हम किसे कहेंगे, डोमिनेंट हम उसे कहेंगे जो भाई होमोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसके साथ साथ में हेट्रोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। तो यहाँ से आपका, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, ये वाला एग्जाम्पल आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये वाला एग्जाम्पल, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है और ये होमोजाइगस कंडीशन में। इसमें कैपिटल टी जो है वो आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी शो करता है, होमोजाइगस कंडीशन में भी शो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो आपको देखने ये 3 इवेंट हमें दिए हुए हैं, कौन सा इवेंट पहले हुआ फिर उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, तो आपको ये बताना। पहला इवेंट है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, जो हेरिडिटी की जो क्रोमोजोमल थ्योरी की फॉर्मेशन, जो क्रोमोजोमल थ्योरी बनी, ये पहले काम हुआ, या फिर एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्ड द डीएनए इज हेरिडिड जेनेटिक मटेरियल, की एक्सपेरिमेंट बना कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या फिर हेरिडिटी मटेरियल है, ये चीज़ प्रूफ हुई, पहले ये काम हुआ। या फिर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवरी, मेंडल के लॉ के, मेंडल जो अपने लॉ दिए उनकी डिस्कवरी हुई। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस बनानी है, कौन सा काम सबसे पहले हुआ। तो जेनेटिक्स में जो सबसे पहले हम फादर मानते हैं मेंडल को, तो सबसे पहले जेनेटिक्स का, इससे पहले किसी ने कुछ नहीं बनाया, सबसे पहले मेंडल ने अपने लॉ दिए, तो सबसे पहली डिस्कवरी किसने की, मेंडल ने की। तो यहाँ से सबसे पहले जो आएगा वो तीसरा ऑप्शन आएगा और आपका ये सी के अंदर दिया हुआ है। इसके बाद में क्रोमोजोमल थ्योरी बनी, बिल्कुल सही है। इसके बाद में आपका सबसे लास्ट में पता चला कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए ही हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है, इसका एक्सपेरिमेंट सबसे बाद में हुआ। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखेंगे व्हेन ए ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट दैट हैज येलो सीड एंड पॉलिनेटेड बाई प्लांट दैट हैज ग्रीन सीड। तो आपको देखना है यहाँ पे एक पी प्लांट है, उसके पास में येलो सीड है, वो ट्रू ब्रीडिंग है, और एक आपका वही पी प्लांट के अंदर आपको ग्रीन सीड हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 2 टाइप के सीड है, येलो सीड को हम कैपिटल वाई से शो करेंगे और ग्रीन सीड को हम स्मॉल वाई से शो करेंगे। तो इसके बाद में दिस इज मीन्ड बाय द एलील ऑफ येलो। तो जब हम देखेंगे F1 जनरेशन के अंदर, जब F1 जनरेशन आएगी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो उसमें मिक्सचर आते हैं, उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलती है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सारे प्लांट, सारे जो सीड हमें देखने को मिलेंगे, सारे सीड का जीन हमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में देखने को मिलेगा। तो जो वहाँ से जब फिर भी हमने जीनोटाइप उनका देखा कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो वो किसकी वजह से, फिर भी वो येलो है, वो किसकी वजह से, वो डोमिनेंट की वजह से है। तो यहाँ से आपका 13 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कंस्टिट्यूशन इज कॉल्ड। तो जेनेटिक मेकअप को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलेंगे या फिर होलोटाइप बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे, नॉन ऑफ दीज। तो जेनेटिक मेकअप जो होता है, जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही है। अगर फिनोटाइप की बात करें तो जो फिजिकल एपिडेंस है, जो बॉडी की फिजिकल कंडीशन है, उसको हम फिनोटाइप नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15,
एन ऑर्गेनिज्म विद 2 आइडेंटिकल एलील फॉर ए गिवन ट्रेट। तो एक ऑर्गेनिज्म है जो 2 आइडेंटिकल एलील हमको एक ट्रेट में देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमारे पास में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है वो, उसके पास में 2 आइडेंटिकल मतलब सेम एलील हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम जो बोलेंगे वहाँ से बताओ, जब दोनों पास में सेम अगर मान लो मैंने ये हमारे पास में 2 एलील हैं या फिर हमारे पास में स्मॉल टी वाले 2 एलील हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम होमोजाइगस बोलते हैं या सेपरेटिंग सेग्रीगेशन बोलते हैं या फिर डोमिनेंट बोलते हैं या फिर ए हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। तो इस कंडीशन को हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं होमोजाइगस, कि भाई इनके पास में सेम टाइप का एलील है, आइडेंटिकल सेम है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस में क्या होता है आपका? कैपिटल टी और स्मॉल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट टाइप ऑफ गैमीट विल बी फॉर्म्ड बाय जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे देखेंगे हम कितने टाइप का गैमीट बनेगा जीनोटाइप में। अगर गैमीट की मैं बात करूँ तो जहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन हमें दिखाई दे, जो गैमीट फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला वो है 2 की पावर n। 2 n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है यहाँ पे? हम इस पेरेंट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों टाइप की कंडीशन है, इसलिए यहाँ से 2 की पावर 2 बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 4। तो 4 टाइप का यहाँ से गैमीट बनेगा सबसे पहले। तो 4 टाइप का गैमीट बनेगा, और ये 4 टाइप का जो गैमीट बनेगा वो कौन कौन से टाइप का बनेगा हमें यहाँ से देखना है। तो हमें दिया हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो सबसे पहला गैमीट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ होगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में देखिए कौन से ऑप्शन में है, मोस्टली सारे ऑप्शंस में दिया हुआ है। सेकंड जो गैमीट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई के साथ में, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ में। फिर थर्ड जो गैमीट बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ में और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ में। तो यहाँ से आपको गैमीट देखने हैं कौन कौन से गैमीट जो हैं, चारों गैमीट हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। इसके अंदर सारे चारों गैमीट सही दिखाई दे रहे हैं। बाकी के इसके अंदर आपको यहाँ पे 2 गैमीट सेम हो गए, इसके अंदर आपको यहाँ पे आर आर ये गैमीट ही नहीं बनेगा, वाई वाई ये गैमीट ही नहीं बनेगा, क्योंकि हमें दोनों लेने हैं ना, रेड और राउंड और येलो दोनों चीज़ लेनी है हमें, राउंड और ग्रीन या फिर रिंकल और ग्रीन। वो तो राउंड येलो है यहाँ पे, ये जो F1 जनरेशन है इसमें ये राउंड और येलो शो करते हैं अपने आप को। यहाँ पे भी ये दोनों टाइप के गैमीट सेम है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच जीनोटाइप करेक्टराइज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज हेट्रोजाइगस फॉर 2 जीन्स। तो आपको 2 जीन्स के लिए देखना है जो जीनोटाइप करेक्टर है और वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए के अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है, जो कैपिटल आर है ये होमोजाइगस हो गया, यहाँ पे कैपिटल वाई होमोजाइगस हो गया, यहाँ पे ये दोनों ही होमोजाइगस हैं। तो यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है दोनों जीन के लिए वो ये है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ड्राफ्टनेस इन प्लांट। अगर हम प्लांट के अंदर देखते हैं ड्राफ्टनेस, तो प्लांट के अंदर ड्राफ्टनेस हमें मतलब प्लांट जो बौना दिखाई देता है F2 जनरेशन में वो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? वो रिसेसिव की वजह से दिखाई दे रहा है या फिर वो डोमिनेंट की वजह से दिखाई दे रहा है, फिर या वो दोनों की वजह से दिखाई दे रहा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम 18 क्वेश्चन की बात करेंगे तो जो ड्राफ्टिज्म जो करेक्टर दिखाता है हमें F2 जनरेशन के अंदर, और ये करेक्टर हमारा स्मॉल टी वाला करेक्टर कैसा होता है? ये करेक्टर हमारा रिसेसिव है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। When heterozygous tall plant and cell pollination then tall and dwarf plant are obtained, this explain। जब मेंडल ने क्या काम किया, मेंडल ने देखा भाई सारे प्लांट टॉल आए हैं F1 जनरेशन के अंदर, सारे प्लांट टॉल आए, तो उनके बीच में मेंडल ने F2 जनरेशन निकालने के लिए सेल पॉलिनेशन किया, और सेल पॉलिनेशन करने के बाद में मेंडल ने देखा वहाँ पे कि प्योर टॉल प्लांट अलग आ चुका है, प्योर ड्राफ्ट प्लांट अलग आ चुका है। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये बात क्या एक्सप्लेन करती है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट एक्सप्लेन करती है, या फिर डिवीजन ऑफ स्पोर्स एक्सप्लेन करती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन करती है, या फिर सेग्रीगेशन ऑफ लॉ एक्सप्लेन करता है। तो जो ये बात जो बोलता है वो सेग्रीगेशन ऑफ लॉ बोलता है। तो मेंडल का ये सेकंड लॉ था
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने बताया कि जो F1 जनरेशन के अंदर जो मिक्स जो करेक्टर आ गए हैं, हेटेरोजाइगस करेक्टर आ गए हैं, ये F2 जनरेशन के अंदर जा करके इनके अंदर कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, कोई मिक्सचर नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो ये मेंडल ने अपनी बात बताई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन वाज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ एलील्स इन द गार्डन पी ड्यूरिंग। तो मेंडल का जो प्रिंसिपल था उसमें मेंडल ने सेग्रीगेशन जो बताया वो किसके बेस पे सेपरेट हुए थे, जब जो एलील आपस में मिक्स हो गए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये दोनों एलील आपस में मिक्स हो गए। ये दोनों एलील आपस में मिक्स होने के बाद में सेपरेट कैसे हुए, जब गैमीट फॉर्मेशन हुई तो यहाँ से ये कैपिटल टी अपना अलग गैमीट बना रहा है, ये स्मॉल टी अपना अलग गैमीट बना रहा है। तो यहाँ से जो हुआ आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी जब अलग अलग हुए वो पॉलिनेशन के टाइम पे हुए, ये बिल्कुल गलत है। आपका सीड फॉर्मेशन में हुए, बिल्कुल गलत है। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में हुए, बिल्कुल गलत है। वो हुए आपके गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की टेस्ट सीरीज़ देखने के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने के लिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ चैनल पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आ जाए। साथ में ही आपको यहाँ इस चैनल पर NCERT लाइन टू लाइन भी आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी टेस्ट सीरीज़ में रेगुलर रखूँगा।